प्यारे बच्चों, हम लोग घर्षण बल नामक चैप्टर पढ़ रहे हैं। घर्षण बल के बारे में आपको समझाया बेटा। घर्षण बल के संदर्भ में जब कोई ठोस किसी दूसरे ठोस पर फिसलती है तो दोनों के संपर्क तल पर उत्पन्न वह बल जो उनके गति का विरोध करे, उसी बल को हम घर्षण बल कहते हैं। घर्षण बल के कारण वस्तुएं विराम में आती हैं। घर्षण बल की दिशा सदैव वस्तु के गति के दिशा के विपरीत होती है। प्यारे बच्चों, घर्षण बल हमेशा दो तरह का माना गया है। घर्षण बल के दो घटक होते हैं। घर्षण बल का जो घटक तल के समांतर या तल की दिशा में होता है, स्थैतिक घर्षण बल। घर्षण बल का जो घटक तल के लंबवत होता है, अभिलंब प्रतिक्रिया कहलाती है। स्थैतिक घर्षण बल का वह अधिकतम मान जबकि वस्तु गति में बनी रहे, सीमांत घर्षण बल कहलाता है। प्यारे साथियों, सीमांत घर्षण बल के कुल 3 नियम हैं। सीमांत घर्षण बल की अवस्था में स्थैतिक घर्षण बल तल के क्षेत्रफल पर या सांद्रता पर निर्भर नहीं करता। यह तल की प्रकृति, खुरदुरेपन या आर्द्रता पर निर्भर करता है। स्थैतिक घर्षण बल Fs अभिलंब प्रतिक्रिया R के समानुपाती होता है। Fs प्रोपोर्शनल R, Fs बराबर म्यू एस R, म्यू एस बराबर Fs बटे R, और यहाँ म्यू एस स्थैतिक घर्षण गुणांक बल से, और इसकी परिभाषा दी जाती है। सीमांत घर्षण की अवस्था में स्थैतिक घर्षण बल और अभिलंब प्रतिक्रिया का अनुपात स्थैतिक घर्षण गुणांक कहलाता है। फोटो याद करो, ऐसे ऐसे था स्थैतिक घर्षण बल, ऐसे ऐसे था अभिलंब प्रतिक्रिया। दोनों का परिणामी ये जो है P था, ये R के साथ अभिलंब प्रतिक्रिया के साथ जो कोण बनाता है उसे हम जो है घर्षण कोण थीटा S कहते हैं। घर्षण बल, ध्यान से सुनना, एक जो है विद्युत चुंबकीय बल है, कल लिखाए थे विशेषता। असंरक्षी बल है, तल के क्षेत्रफल पर इसकी निर्भरता नहीं होती, सांद्रता पर निर्भरता नहीं होती, आर्द्रता पर निर्भरता होती है। कल लिखाए थे कि घर्षण बल 3 प्रकार के होते हैं। स्थैतिक घर्षण बल, गतिक घर्षण बल, लोटनिक घर्षण बल। जब कोई वस्तु किसी तल पर चलने वाली अवस्था में होती है तो वस्तु और तल के बीच लगने वाला घर्षण बल बोल तो गतिक घर्षण बल है, और जब जो है वस्तु विराम में हो जाती है तो वस्तु और तल के मध्य लगने वाला घर्षण बल स्थैतिक घर्षण बल होता है। प्यारे बच्चों, जब कोई वस्तु किसी तल पर लुढ़कते हुए गति करती है तो वस्तु और तल के बीच लगने वाला घर्षण बल लोटनिक घर्षण बल कहलाता है। हम लोगों ने इतनी सारी परिभाषाएं पढ़ी थी। आपको हमने बताया था कि जैसे जैसे स्थैतिक शब्द है वैसे वैसे गतिक वाला भी है। अगर हमसे कहे गतिक घर्षण के नियम बताओ तो वही नियम हम बोल देंगे कि गतिक घर्षण बल तल की प्रकृति पर निर्भर करता है। गतिक घर्षण बल तल के क्षेत्रफल और सांद्रता पर निर्भर नहीं करता। गतिक घर्षण बल F के अभिलंब प्रतिक्रिया R के समानुपाती होता है। F के बराबर म्यू के R, या इसके बजाय के आ गया, म्यू के बराबर F के अपान R, माने गतिक घर्षण की अवस्था में गतिक घर्षण बल F के और अभिलंब प्रतिक्रिया R का अनुपात गतिक घर्षण गुणांक कहलाता है। ऐसे ही गतिक घर्षण बल और अभिलंब प्रतिक्रिया मोबाइल गतिक घर्षण बल और अभिलंब प्रतिक्रिया का परिणामी गतिक अभिलंब प्रतिक्रिया के साथ जो कोण बनाता है उसी कोण को गतिक घर्षण कोण कहते हैं। याद आया? एक संबंध बताए थे स्थैतिक घर्षण गुणांक और घर्षण कोण में संबंध। तो म्यू एस बराबर tan थीटा एस, मतलब स्थैतिक घर्षण गुणांक हमेशा घर्षण कोण के टेंजेंट के समान होता है। तो कितना छोटा सा नन्ना मुन्ना परिभाषा वाला चैप्टर है। उसके बाद बेटा घर्षण बल से लाभ। पहला लाभ, घर्षण बल के कारण हम जो है सड़क पर चल पाते हैं, वाहन सड़क पर दौड़ पाते हैं, पेन से घर्षण बल के कारण ही कागज पर लिख पाते हैं, घर्षण बल के कारण ही चलता हुआ व्यक्ति रुक पाता है, घर्षण बल के कारण ही कैच ले पाते हैं,
घर्षण बल के कारण वस्तुओं को उठाकर रख पाते हैं, घर्षण बल के कारण एक दीवार में कील धंस पाती है। नहीं समझोगी तो दी जाता है लाभ आप घर्षण बल। अब हम नुकसान बताए थे कि घर्षण बल के कारण कलपुर्जे घिस जाते हैं, घर्षण बल के कारण मशीनों की ऊर्जा का नुकसान होता है, घर्षण बल के कारण माइलेज घट जाती है गाड़ियों की, घर्षण बल के कारण टायर की लाइफ कम हो जाती है, जल्दी घिस जाते हैं। दी जाता है नुकसान। कम कैसे किया जाता है? उनकी सतह पे पॉलिश करके या उनमें ग्रीस लगा के, तेल लगा के या बॉल बेयरिंग का प्रयोग करके, है ना। अब बच्चों हम लोग जो है उसके बाद कुछ क्वेश्चंस बोले गए हैं, तो एक एक क्वेश्चन बोलते जाओ और आंसर लेते जाओ। चलिए जनाब, लिखेंगे कैसे हो? बोलते रहो, हम लिखाते नहीं। देखो जरा, हाँ ऐसे बोलते रहोगे, हम लोग बताते रहेंगे। क्वेश्चन है सभी घर्षण गुणांकों में क्या संबंध है? आप जानते हो बेटा, किसी समय हम बताए थे कि सबसे ज्यादा ताकतवर स्थैतिक घर्षण होता है, उसके बाद गतिक और सबसे छोटा प्रभाव लोटनिक का होता है। तो कह रहा है कि घर्षण गुणांकों में क्या संबंध है? तो सबसे ज्यादा ताकत किसकी होती है? उससे कम की, उससे कम। तो अब यहां पर ध्यान दीजिएगा जरा, हम लोग एक लाइन छोड़े हैं तो ऐसे लिख देंगे, म्यू एस सबसे बड़ा, उससे छोटा म्यू के और उससे छोटा म्यू आर। कोई दिक्कत? एक लाइन में छोड़े हैं। दूसरा पढ़ो, घर्षण गुणांक कैसी राशि है? बेटा ये मात्रकहीन बीमाहीन राशि है, लिख लो। घर्षण गुणांक का ना कोई मात्रक होता है ना बीमा, तो एक लाइन में आंसर देना उन्हें सर, ये मात्रकहीन और बीमाहीन राशि है। अगला प्रश्न, मात्रकहीन व बीमाहीन राशि है, बोलो। दो तलों के मध्य का घर्षण किस पर निर्भर करता है? हाँ, दो तलों के बीच, प्यारे बच्चों, दो तलों के बीच का घर्षण बल अभिलंब प्रतिक्रिया वह तल की प्रकृति, तल के साथ आर्द्रता पर निर्भर करता है। दो तलों के बीच का घर्षण बल तल की प्रकृति व आर्द्रता तथा अभिलंब प्रतिक्रिया पर निर्भर करता है। अगला बोलो। स्थैतिक घर्षण बल का मान प्रायः क्या होता है? स्थैतिक घर्षण बल का गुणांक का मान, छोड़ तो रहा है कौन क्वेश्चन? स्थैतिक घर्षण गुणांक का मान, ए बेटा, स्थैतिक घर्षण बल, स्थैतिक घर्षण बल का मान प्रायः अभिलंब प्रतिक्रिया के अनुसार घटता या बढ़ता है। लिखा? एक मिनट। हाँ अगला बोलो बेटा। दो तलों के बीच घर्षण गुणांक किस पर निर्भर करता है? हाँ ये लिखा दिए, दोबारा आ गया है। दो तलों के बीच, देखो वही क्वेश्चन आ गया। फिर सर ये घर्षण गुणांक गुणांक बोले हैं, देखो दो तलों के मध्य का घर्षण गुणांक स्थैतिक घर्षण बल व अभिलंब प्रतिक्रिया पर निर्भर करता है, एफ और आर पर, क्योंकि म्यूएस बराबर एफ बटे आर होता है। हाँ, घर्षण गुणांक का मान स्थैतिक घर्षण बल एफ व अभिलंब प्रतिक्रिया आर पर निर्भर करता है। हाँ आगे बढ़ो, कल भी है। मोटर कार के टायर वृत्ताकार होते हैं क्यों? हाँ, मोटर कार के टायर वृत्ताकार क्यों होते हैं? जिससे, देखो आंसर लिखो, जिससे
टायर व तल के मध्य लोटनिक घर्षण बल लगे। याद आया बेटा? लोटनिक घर्षण बल लगे। अगला, मोटर कार के टायरों की सतह पर अनियमित प्रक्षेपण होते हैं। क्यों होते हैं? उसके ऊपर प्रक्षेपण कर दिया, टायरों के ऊपर देखा गोटी लगी रहा थी, इसलिए टायर खुरदुरा हो जाए। अब खुरदुरे में घर्षण बल लगेगा। लिख लो, टायर का तल खुरदुरा बनाने हेतु, लिखते जाओ बच्चों, अच्छे बच्चे हो आप लोग। टायर का तल खुरदुरा बनाने हेतु, इसलिए आज के बच्चे छुट्टी मार दिए, एक का पीरियड है का पढ़े आएगा, हम समझ गए कि वीडियो देख ले। टायर का तल खुरदुरा बनाने हेतु उस पर अनियमित प्रक्षेपण होते हैं। नहीं देवे, समझ गए हम। कल नवा लेसन पढ़ा हुआ है, गायब ना हट जाए। उस पर अनियमित प्रक्षेपण होते हैं, लिखा? हाँ, आगे। वाहनों के पहिए लोहे आदि के बजाय बनाए जाते हैं। हाँ, लोहे के टायर नहीं बनाया जाता, रबर का बनाया जाता, क्योंकि लोहे का स्थैतिक घर्षण गुणांक ज्यादा होता है, रबर का स्थैतिक घर्षण गुणांक कम होता है। ठीक है? लोहे के टायर के बजाय रबर के टायर बनाए जाते हैं, क्योंकि रबर का घर्षण गुणांक लोहे के घर्षण गुणांक की अपेक्षा कम होता है। लिखा बेटा? अगला, क्या साइकिल में छोटे ब्रेक के बजाय बड़े ब्रेक अधिक प्रभावी होते हैं? हाँ, क्वेश्चन कह रहा है कि जैसे साइकिल में छोट छोट ब्रेक लागत है, उकरे बजाय बड़ा ब्रेक लगाए तो ज्यादा प्रभाव पड़े नहीं। क्यों? क्योंकि घर्षण बल क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता। लिख लो, बड़े ब्रेक अधिक प्रभावी नहीं होंगे क्योंकि घर्षण बल क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता। ये थोड़ा जल्दी जल्दी लिखाओ। आगे, एक मिनट, ब्रेक लगाकर साइकिल चलाना कठिन होता है। क्यों? क्योंकि जब ब्रेक नहीं लगाए रहते हो, इधर देखो, ब्रेक नहीं लगाए हो, पहिया लुढ़क रहा है, तो पहिए और जमीन के बीच लोटनी घर्षण बल है। लेकिन जब ब्रेक लगा करके साइकिल चलाओ तो पहिया सरकेगा, और जब सरकेगा तो पहिया और जमीन के बीच सर्पी घर्षण बल माने गतिक घर्षण बल लगेगा, और उसका मान ज्यादा होता है, तो ज्यादा बल लगा के हमको साइकिल चलाना पड़ेगा। लिख लो, ब्रेक लगाकर चलाने पर टायर व सड़क के बीच लोटनी घर्षण बल के बजाय सर्पी घर्षण बल लगने लगता है, जिसका मान लोटनी घर्षण बल से ज्यादा होता है। वह हमें साइकिल चलाने के लिए ज्यादा बल की जरूरत होगी।
हमें साइकिल चलाने के लिए अधिकतम बल की आवश्यकता होगी। पढ़ो भाई। हमें साइकिल चलाने के लिए अधिक बल की आवश्यकता होगी, तो ज्यादा ताकत से खींचे पड़ेंगे ना, पकड़िए पढ़ो। क्वेश्चन घोड़े को गाड़ी खींचने के लिए प्रारंभ में अधिक बल, इसका जवाब हम बताए हैं। घोड़े को गाड़ी खींचने के लिए प्रारंभ में अधिक बल लगाना पड़ता है, क्योंकि प्रारंभ में उसे स्थैतिक घर्षण बल के विरुद्ध काम करना पड़ता है, क्योंकि गाड़ी जब रुकी है तो पहिए और जमीन के बीच कौन सा घर्षण बल है, और जब चलती रहती है तो स्थैतिक का मान ज्यादा होता है, तो शुरू में ज्यादा बल लगाना पड़ता है। लिख लो, प्रारंभ में घोड़े को ज्यादा बल लगाना होता है। प्रारंभ में घोड़े को ज्यादा बल लगाना होता है क्योंकि प्रारंभ में स्थैतिक घर्षण बल के विरुद्ध बल की आवश्यकता होती है। इधर क्लियर? क्योंकि प्रारंभ में स्थैतिक घर्षण बल के विरुद्ध बल की आवश्यकता होती है। अगला बोलो बेटा। सर अभी नोट कर ले। बारिश में लोग फिसल जाते हैं क्यों? हाँ, क्वेश्चन है बारिश में चलते हुए फिसल जाते हो क्यों? क्योंकि बारिश में पैर के तलवे और जमीन के बीच एक पानी की परत बन जाती है और तल चिकना हो जाता है, तब घर्षण बल का मान घट जाता है और हम फिसलते हैं। लिख लो, बारिश में पैर के तलवे व पृथ्वी के मध्य जल की एक परत होने से तलवों पर लगने वाला घर्षण बल घट जाता है और हम फिसल जाते हैं। जल्दी बोलो भाई, कल के लिए जिन रखा। रेत या बर्फ? हाँ, रेत या बर्फ पर चलना कठिन होता है। क्यों? क्योंकि रेत व बर्फ के तल चिकने टाइप के होते हैं, उन पर घर्षण बल कम लगता है। लिख लो, रेत व बर्फ के लिए घर्षण बल का मान कम होता है वह इसलिए रेत व बर्फ पर चलना कठिन होता है। आगे दो संपर्क बलों के बीच घर्षण गुणांक 1/√3 है। हाँ, घर्षण गुणांक 1/√3 है। म्यूएस बराबर 1/√3। म्यूएस बराबर होता है tan थीटा बराबर 1/√3। tan का अंश का मान √3 होता है। पहले क्वेश्चन का आंसर हो गया। दूसरा पढ़ो। दो संपर्क तलों के बीच घर्षण गुणांक 30 है, तो उनके बीच स्थैतिक घर्षण थीटा बराबर घर्षण कोण 30 अंश है, तो घर्षण गुणांक बताओ। tan 30 अंश बराबर 1/√3। अगला पढ़ो जल्दी पढ़ो। दो तलों के मध्य घर्षण गुणांक क्या होगा जबकि उनके मध्य घर्षण कोण 45 अंश है? थीटा 45 अंश है, तो म्यूएस बराबर tan 45 बराबर 1। और अब आप सभी लोग जो है